Hello everyone, welcome back to our channel Jyoti Sangwan Math Classes. Hope you all are fine. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपने 8th चैप्टर को कंप्लीट किया था जो कि था ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कहाँ करते हैं, अप्लाई कहाँ करते हैं, उसके ऊपर अपना एक चैप्टर 9th चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जिसको आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और जिसके हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे यहाँ से। तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है, जिसके अंदर हम मेनली 2 कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उसको हम क्या करते हैं, बस आप अपनी आई साइट को फोकस रखेंगे कि आई साइट हमारी कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको निकालते हैं। अब निकालते कैसे हैं कि देखो, जब हमारी जो आई साइट है ना, इसके बिल्कुल जो जस्ट सामने से लाइन बनेगी ना, इमेजिन करके चलना होता है। बिल्कुल जो सामने से लाइन बनेगी, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। बिल्कुल जो आई साइट के बिल्कुल सामने से जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जब भी हम ऊपर की तरफ देखेंगे और एंगल बनाएंगे ना, ऐसे ऊपर की तरफ देख के, जैसे ये तो एक हमारी साइट होगी, इमेजिन होगी कि ये जो आई साइट है, इसके बिल्कुल जो सामने से लाइन जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब हमने यहाँ से तो ये लाइन है ही, अब हमने क्या किया, ऊपर की तरफ देखा। तो जब भी हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी और जो हमारी जो टेढ़ी ऐसे लाइन जाएगी, वो मिलके क्या बनाएंगी हमारा ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। लेकिन जब भी हम डाउन करेंगे, अर्थ की तरफ देखेंगे, यानी नीचे की तरफ झुक के देखेंगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यहाँ पर 2 ही एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब भी हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं। जब भी हम नीचे की तरफ देख के बनाते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बनता है। ठीक है। उसके बाद जो हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के अंदर बिल्कुल स्मॉलेस्ट जो अपना एक कॉन्सेप्ट था कि हमने टी रेशियोज़ का नाम दिया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। जिस बच्चे ने बेसिक क्लास नहीं देखी 8th चैप्टर का, प्लीज़ एक बार उसको जा करके जरूर वॉच करें, जिससे कि यहाँ पर आपके 9th चैप्टर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते थे कि पंडित बद्री प्रसाद लिखते थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या होता था, अपना 10 के लिए होता था, साइन के लिए होता था, ये अपना क्या होता था, कोस के लिए होता था, और ये अपना क्या होता था, 10 के लिए होता था। फिर हम क्या करते थे, अपोजिट करते थे कि जैसे h/p करेंगे तो कोसिकेंट हो जाएगा, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट होता है। h/b करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिकेंट हो जाएगा, क्योंकि सिकेंट थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ऐसे ही कोट थीटा के बारे में बात करते थे तो क्या होता था, b/p, यानी कि यहाँ से हम उल्टा कर देते थे यहाँ पर। तो इस पूरे ही चैप्टर के अंदर आपको यहाँ से देखना है कि हमारे पास 2 चीज़ें कौन सी हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें होंगी, एंगल होगा, इनमें से P, B और H में से कोई भी 2 चीज़ें होंगी। ठीक है। इन तीनों का तालमेल बिठा के आपको सोचना है कि मुझे साइन एंगल के साथ जाना है, कोस के साथ जाना है, फिर 10 के साथ जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एंगल देता है और P दे देता है और आपसे अगर हाइपोटेनियस निकालने की बात करता है, तो P और H का तालमेल कहाँ पर है, साइन के साथ है। तो हम कौन सा एंगल लगाएंगे, साइन के साथ एंगल लगाएंगे, जो भी एंगल दिया होगा। ऐसे ही अगर हमारे पास H दे रखा हो और P निकलवा रखा हो, तो भी क्या है, P/H वाला ही है, साइन वाला ही है। मोस्टली आपसे P/B की फॉर्म में, यानी कि टेंजेंट के लिए लगवाता है ये। तो उसके अंदर आपको क्या होगा, एक एंगल दिया होगा और P और B में से एक वैल्यू आपको दी होगी, तो आप इजीली 10 एंगल लगा करके वहाँ से अदर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा आपके। सो जो स्टेटमेंट है फर्स्ट क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। कोई भी एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, एक रोप के ऊपर चलने लग रहा है। ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। जिसको क्या किया गया, रोप को अच्छे से खींच दिया गया और टाइटली उसको बांध दिया गया, किससे, वर्टिकल पोल से। अब इसने स्पेशली क्यों लिखा है कि वर्टिकल पोल है, देखो पोल होते हमारे बहुत सारे होते हैं ना, हर जगह हम देखते हैं पोल है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपना जो पोल है ना, थोड़ा बहुत टेढ़ा इधर उधर हो जाता है ना, हवा से लगा लो या तेज मतलब आंधी वगैरह आती, तूफान वगैरह आता है तो भी हो जाता है। बट स्पेशलिस्ट ने बोला ना कि वर्टिकल पोल है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट है, वो ऐसा नहीं है कि इधर इधर स्लोप नहीं हुआ है उसका ज़्यादा, वो बस सिर्फ 90 एंगल पर ही है। ठीक है। वर्टिकल पोल लिखने का मतलब यही है इसका
कि यहाँ पे एंगल कितना है अपना 90 डिग्री है। तो जो ये वर्टिकल पोल है ना, इसके साथ उसको क्या किया गया, टाई अप किया गया है। तो ये जो फिगर हमें दे रखी ना, उसके अंदर अगर हम इमेजिन करें तो ये जो ए और सी है ना, ये क्या है अपनी रोप है, जो कि कितनी है 20 मीटर लॉन्ग है। फिर ये जो ए बी है, ये क्या है वर्टिकल पोल है, यानी कि एंगल कितने का है 90 का है। बिल्कुल स्ट्रेट है ना, तो एंगल तो बनेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो ये वर्टिकल पोल है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें क्या निकालना है कि जो ये वर्टिकल पोल है ना, जिसके साथ हमने क्या किया, टाई अप किया है रोप को, उसकी हाइट निकालनी है। यानी कि ए भी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, अब जो एंगल है ना रोप के साथ जो बना हुआ है, विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के साथ इज 30। तो ये जो यहाँ पर था ना, ये बिल्कुल ग्राउंड पे टाइप की थी और पोल के क्या थी, टॉप पे टाइप की थी, है ना। तो ऐसे ये जब रोप है तो ज़मीन के साथ ही जो हमारी लाइन बनेगी, अगर हम पोल की और जो रोप हमने जहाँ पर उसको बांधा है ग्राउंड पे, उन दोनों के लिए एक लाइन ज्वाइन करेंगे ना, तो वो लाइन हो जाएगी BC, ठीक है। अब देखो, जब भी दो अपनी रेज मिलती हैं तो वहाँ पर क्या बनाते हैं हम, एंगल बनता है। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी ना बीच में, यानी कि एंगल रहेगा, वो कितना होगा 30 डिग्री का, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब देखो हमें पता कैसे लगेगा कि हम साइन के साथ जाएं, कोस के साथ जाएं या फिर टेन के साथ जाएं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अभी बताया था कि कोई भी दो चीज़ें देगा, PBH और एंगल में से, ठीक, और एक आपसे निकलवाएगा। अब यहाँ पर देखो एंगल दे दिया है, यानी कि 30 डिग्री हो गया है। अब ये 20 मीटर हमें कंफर्म दे रखा है, बट ये है क्या, परपेंडिकुलर है, बेस है या फिर हाइपोटेनियस है, ये तो हमें नहीं पता। उसको हम अपना निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से ये क्या है अपना 90 डिग्री। अब ये एक तरीके से ट्रायंगल के जैसा बन गया ना, बी पे क्या है 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री के बिल्कुल जो जस्ट सामने जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। सो ये क्या है अपना हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ग्राउंड लेवल है तो ये क्या है अपना बेस है, और ये क्या है अपना परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या निकलवाया है, परपेंडिकुलर निकलवाया है। क्या निकलवाया है, परपेंडिकुलर। P निकलवाया है, H हमें दे रखा है और एंगल दे रखा है ना। P और H का रिलेशन कहाँ पर है, ये रहा। P और H का रिलेशन कहाँ है, ये रहा, है ना। तो P और H हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा साइन के साथ। तो हम क्या लगाएंगे, सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास, क्या AC है कितना 20 मीटर है, उसको लिखेंगे ना। एंगल है अपना C कितना 30 डिग्री है, और हमसे निकलवाया क्या है, AB हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इस कंडीशंस को देखते हुए हम क्या लगाएंगे, P और H हमें कहाँ से मिल रहा है, साइन के साथ मिलने लग रहा है ना। तो P/H क्या होगा, साइन एंगल। सो एज वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, ठीक है। वेहर थीटा क्या है अपना 30 डिग्री है। अभी दे तो रखा है, थीटा का मतलब क्या होता है, जो एंगल होता है। एंगल कितना है 30 डिग्री है। P क्या है अपना AB है, जो हमने निकालना है, इसी को तो परपेंडिकुलर निकालना था अभी हमने। और H क्या है अपना AC है, ठीक है। अब इन सभी वैल्यूज को हम करेंगे पुट अप। तो ये हो गया अपना साइन 30 डिग्री, P की जगह पे क्या आ गया AB, और AC की जगह पे क्या आ गया H कितना अपना 20। तो AC कितना अपना 20 मीटर, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है AB/20। बट हमें निकालना क्या है, AB निकालना है। तो जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको अदर साइड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से 20 क्या है एक्स्ट्रा है, इधर किस में है डिवाइड में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये। तो इसको एक बार तो रिवर्स करके लिख लो साइड्स को, एक ही बात है ये। इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है। अब हमें निकालना है AB। तो 20 जो एक्स्ट्रा है और किधर है डिवाइड में है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 10। तो AB कितना आ गया अपना 10। अब 10 के साथ यूनिट भी तो होगी क्योंकि लेंथ है कुछ ना कुछ।
अब जो भी सॉल्यूशन हमारा जो स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है मीटर, तो क्या है ये मीटर, तो ए बी कितना अपना 10 मीटर। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। And our next question is second question, and the statement is a tree breaks due to storm and a broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हमें क्या करनी है, ट्री की हाइट निकालनी। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है अपना कि कोई भी एक ट्री था हमारा, जो क्या हुआ कि तूफान आया और जिसकी वजह से वो बीच से टूट गया है और बेंड हो गया है। बेंड होकर टूट गया मतलब एक तो अलग से हो गया, बिल्कुल बेंड हो गया है ऐसे। और बेंड होकर क्या होता है कि जो ट्री है उसका टॉप जो पार्ट है वो हमारा ग्राउंड को टच करता है। ठीक है, कैसे है कि मान के चलो कि हमारा ये एक कोई भी ट्री था, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि कोई भी अज्यूम करना है, हालांकि ट्री नहीं है बट अज्यूम करना है दिस इज ट्री। तो ये क्या है, हमारा कोई भी एक ट्री था। अब हमारा क्या हुआ, स्टॉर्म आया यानी कि तूफान आया, जिससे कि क्या हुआ कि ये जो यहाँ से था ना, ये क्या हुआ बेंड होके और ऐसे टूट गया इधर नीचे की तरफ। ठीक है ऐसे। फिर हमने क्या किया इसका, ये क्या है कि जो बेंड हुआ है ना जो पार्ट, ये जो यहाँ से बेंड हो गया इधर की तरफ, ठीक है नीचे की तरफ। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, जो ग्राउंड के साथ टच करता है ना वहाँ से ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का। अब एंगल ऐसे तो बनेगा नहीं, यानी कि जो ग्राउंड जो लाइन थी ना ट्री के बिल्कुल नीचे से के पार्ट से, और जहाँ पर ये बैंड होके टच करता है ग्राउंड को, वहाँ पे एंगल कितना बनता है अपना 30 डिग्री का एंगल बनता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। अब इसने क्या बोला है कि जो फुट ऑफ ट्री है ना यहाँ से लेकर के और जहाँ पर ये टच करता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये कितनी है अपनी 8 मीटर। कितनी है 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें क्या निकालनी है, ट्री की हाइट निकालनी है। अब देखो ट्री की हाइट क्या है, ध्यान से देखो, ट्री की हाइट ये थी यहाँ से यहाँ तक की। अब इसने पूछा कि ट्री की हाइट यानी कि ये जो होगा और ये जो होगा दोनों को ऐड करके हमारा आंसर मिलेगा। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करके निकलेगा हमारा ये, क्योंकि जो ट्री है ना वो यहाँ से यहाँ तक था, ये था हमारा ट्री है ना। बट ये है कि क्या हुआ, इतना पहले बच गया और बैंड बाकी इतना हो गया, बट कंप्लीट हाइट तो वही है ना हमारी, जितनी कि ट्री कंप्लीट था अपना, जो बिना टूटे हुए था, है ना। तो अब देखो, अब जो ट्री है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, यानी कि ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब ये अगर 90 डिग्री है तो इसके बिल्कुल सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ये अगर हमारा बेस का काम करेगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इसको नेमिंग डाल देंगे हम, कैसे, ए बी सी, ए बी एंड सी। अब यहाँ पर ए सी अपना कितना है 8 मीटर है, ए बी क्या है पी है, और बी सी क्या है एच है। अब हमें देखो क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, यानी कि पी और एच दोनों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी तो उनको ऐड कर पाएंगे ना हम। पी और एच की वैल्यू पता होगी तो पी और एच दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार आप साइड में क्या लिखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू किसकी है, सिर्फ बेस की है ना, बेस की वैल्यू है, और क्या है हमारे पास एंगल है। अब बेस कहाँ कहाँ पे है, ये रहा बेस और ये रहा बेस, है ना। अब बेस है और एंगल है तो यहाँ से ही लगाएंगे ना हम, यहाँ पे तो आएंगे ही नहीं क्योंकि बेस तो है ही नहीं। तो बी के साथ एक बार एंगल लगाएंगे तो एच मिल जाएगा, और एक बार पी के साथ बी के लेके जाएंगे और एंगल लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, पी मिल जाएगा वहाँ से। तो यहाँ से बी है, यहाँ भी बी है, तो अल्टरनेटली हम क्या निकाल सकते हैं, पी और एच निकाल सकते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगा, है ना। सो सॉल्यूशन देखो, ए सी है अपना कितना 8 मीटर है, ए बी है वो अपना क्या है पी है, और जो बी सी है वो क्या है अपना एच है। ठीक है, पी और एच में ही लिख लेते हैं। बेसिकली कई बार क्या करते हैं कि एक्स वाई ए बी सी कुछ ऐसे मानने लग जाते हैं, उससे बच्चे और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें तो मानना ही तो है, कुछ भी मानने, हम पी और एच भी मान सकते हैं,
ठीक है। सो हाइट ऑफ ट्री क्या होगी अपनी, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी अपनी, देखो ट्री है, इसने ये नहीं बोला कि जो पार्ट टच करता है, जो ब्रेक हुआ है, बस उसी की हाइट निकाल लो, या फिर जितना बचता है रिमेनिंग है उसकी हाइट निकालो। इसने बोला हाइट ऑफ द ट्री, कि ट्री की हाइट कितनी थी, कुल मिला के ये बात है। तो पी और एच को जोड़ेंगे तभी तो हाइट मिलेगी, यानी कि ए बी प्लस बी सी। तो हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है और बी सी निकालना है, और उनको पुटअप कर देना है, तो हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो b बाई एच का मतलब क्या हो गया, कोस थीटा हो गया, क्या हो गया, कोस थीटा हो गया, और p बाई बी का मतलब क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। ठीक है। तो कोस थीटा यानी कि कितना होगा, थीटा कितना 30 है यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, कोस 30 इज इक्वल्स टू b यानी कि 8, h हमें निकालना ही है जो कि क्या है, BC है, b बाई एच होता ना, h क्या है अपना BC है। ठीक है, ये रहा h क्या है अपना BC है, तो h की जगह पे क्या रिप्लेस कर लिया, BC कर लिया, और AC जो कि हमारा क्या था, बेस था, उसकी जगह पे क्या लिख लिया, 8, जो हमें डायरेक्ट वैल्यू का पता है। अब cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, 8/BC। अब ध्यान से देखो, हमें क्या लेके आना है, BC की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि BC चाहिए ना हमें, एक्स्ट्रा तो लेके ही नहीं आना कुछ भी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तो हमें मिल गया √3BC इज इक्वल टू 16, √3 की मल्टीप्लाई BC के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ। बट हमें निकालना क्या है, ओनली BC है ना, तो √3 भी एक्स्ट्रा है, तो इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो गया, 16/√3। अब किस में था, मीटर में था ना, तो ये भी क्या हो गया, मीटर हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस इसने मीटर में दे रखी ना, तो यानी कि सारा क्वेश्चन ही किस में है, मीटर में है। तो BC कितना हो गया, 16/√3 मीटर, बट ये तो BC निकला है, हमें तो AB भी निकालना है ना। सो AB के लिए क्या है, P/B यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारा ये किसके साथ जाता है, 10 के साथ जाता है, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, P यानी कि AB बाय B यानी कि 8। ठीक है। अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, AB बाई 8। बट हमें निकालना क्या है, ओनली AB है ना, तो जो ये 8 एक्स्ट्रा है और डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 8/√3 इज इक्वल्स टू AB। ये मीटर में है तो ये क्या हो गया, मीटर हो गया, क्योंकि सारी यूनिट क्या है, मीटर में है। तो A भी कितना आ गया, 8/3√3 मीटर, ये आ गया 16/√3 मीटर। अब हाइट ऑफ ट्री अपनी क्या थी, हाइट ऑफ ट्री जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट था ना अपना, वो क्या होती है अपनी, AB प्लस BC। तो AB कितना है, 8/√3 मीटर, और BC कितना है, 16/√3 मीटर। तो अब फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन है और बीच में प्लस है, तो कैसे सोल्व करते हैं, एलसीएम के साथ। तो एलसीएम क्या हो गया, √3 हो गया। अब √3 को √3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, यानी कि 8 प्लस ये क्या आ गया, 16, ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24/√3 24/√3 मीटर। बट थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर भी लेफ्ट कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि कोई आपको रॉन्ग करेगा यहाँ से। बट मेनली हम क्या करते हैं, जब भी हम टी रेशियोज़ की बात करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वगैरह की वैल्यू को नेगलेक्ट करने की ही कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इसको नेगलेक्ट करने का क्या तरीका होता है, रैशनलाइजेशन होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर, क्योंकि क्या है कि हमें डिनोमिनेटर में ही क्या चाहिए, स्क्वायर रूट वगैरह नहीं लेके आना है, तो इसको सिंपली नंबर लेके आना होता है। मतलब कोशिश रहती है अपनी, जितना हो सके तो करो, अदरवाइज आप यहाँ लेफ्ट कर दोगे तो भी मार्क्स नहीं कट होंगे। बट इसको अच्छे से जो हम करते हैं कि हम नहीं रखेंगे रूट की वैल्यूज़ टी रेशियोज़ के अंदर डिनोमिनेटर में, उसको फॉलो करेंगे। बस एक चीज़ रखना है माइंड में कि हमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वगैरह नहीं रखना है, उसको हटाना ही है, तो उसका एक ही तरीका होता है, रैशनलाइजेशन। ठीक है। तो रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे,
24/√3 था ना। अब ये क्या था, √3, इसी को हटाना है। तो रूट हटाने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर करना। बट हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जब इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसी से मल्टीप्लाई किया और इसी से हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो ये क्या हो गया, 24√3/3। अब 3 8 जा 24, यानी कि 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री क्या रही होगी अपनी, 8√3 मीटर। यहाँ से आप लेफ्ट कर सकते हो, बट कोशिश करना कि आगे हम कंटिन्यू करें, रैशनलाइजेशन करके एक स्टेप और फॉलो करें इसका, ठीक है। सो ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। कि कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान बनाया है अपना क्या कि पार्क के अंदर 2 स्लाइड्स हम इंक्लाइन सेटअप करेंगे वहाँ पर चिल्ड्रंस के खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं। सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसने क्या किया कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर थी उसने सोचा है कि जो बच्चे 5 साल से नीचे की एज के हैं उनके लिए हम एक स्लाइड बनाएंगे जिसकी ज़मीन से लेकर के हाइट कितनी होगी, वो होगी अपनी 1.5 मीटर की हाइट होगी, उसका टॉप जो होगा स्लाइड का। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और उसको इंक्लिनेशन कितना देना है, यानी कि एंगल हमारा कितना बनना चाहिए स्लाइड का, 30 डिग्री के साथ टू द ग्राउंड। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं यानी कि जो 5 साल से बड़े हो गए हैं उनके लिए बात कर रही है अभी ये। सी वांट्स टू हैव ए स्टिप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। कि जो उसने हाइट मेज़र की थी ना पहले, जो 5 साल से छोटे बच्चे थे उनके लिए कितनी थी, 1.5 मीटर की। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं ना 5 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए उसने सोचा कि जो स्लाइड की हाइट रहेगी ना वो कितनी होगी, 3 मीटर होगी, ठीक है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और इंक्लाइंड कितना करना, हमें एंगल 60 डिग्री के ऊपर करना है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। हर एक केस में, यानी कि जो 5 साल से छोटे बच्चे उस केस में भी और जो बड़े बच्चे उस केस में भी, दोनों केस में हमें ये बताना कि जो स्लाइड की लेंथ होगी वो क्या होगी। आई होप कि आपको स्टेटमेंट समझ में आई होगी, क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट के अंदर। इसने कहा है कि जो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है ना वो 2 स्लाइड सेटअप करना चाहती है। कैसे कि मान के चलो एक साइड यहाँ पर है जो किसके लिए है, बिलो 5 ईयर्स, जो बच्चे क्या है 5 ईयर्स से नीचे के लिए हैं। एक स्लाइड और सेकंड जो स्लाइड और सेटअप करना चाहती है एल्डर चिल्ड्रन के लिए, यानी कि जो 5 साल से बड़े कह सकते हैं हम, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। अब वो सेटअप कैसे करना चाह रही है कि जो 5 साल से छोटे बच्चे ना, मान के चलो कि ये अपनी ज़मीन है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हम पार्क में स्लाइड को सेटअप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं ना, 5 साल से कम के एज के बच्चे हैं, उसके लिए उसने हाइट रखी है कि हाइट होगी स्लाइड की कितनी, 1.5 पे। तो यहाँ से हमने मेजर किया कितना है कि मान के चलो हमने कर लिया ये 1.5 मीटर हो गया हाइट यहाँ से, कि इतनी हाइट पे हमें बस ऊंचा करना है, इसे ऊंचा करना ही नहीं है स्लाइड को। तो ये हो गया 1.5। फिर इंक्लिनेशन देना, यानी कि उसको ऐसे स्लाइड के लिए टेढ़ा नहीं होता हो, जैसे हम ऊपर से जाते फिर नीचे की तरफ आते हैं उस पर झूलते हुए, तो ऐसे वो इंक्लिनेशन करना कितना, 30 डिग्री का। अब ये ज़मीन है ना तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपरली समझ में आ जाए कि क्या कहने लग रहा है। अब ये क्या है देखो, तो 30 डिग्री का जो एंगल बनाए, यहाँ से मान के चलो कि 30 हो गया हमारा, तो यहाँ से इंक्लाइंड करके, यानी कि इतनी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हाइट हो सकती है। उसने बता दिया कि 1.5 मीटर हाइट पे हम रखेंगे स्लाइड को, तो यहाँ तक स्लाइड हो गई अपनी ऊंची। अब यहाँ से आएंगे बच्चे खेलते हुए, तो ये जो एंगल है ना यहाँ ज़मीन के नीचे जो ये चीज़ बनती है, इसका एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। एक केस तो ये है। अब इसने बोला था इस केस के अंदर कि जो स्लाइड की लेंथ होगी वो बतानी है। तो स्लाइड की लेंथ क्या होगी, ये जो स्लाइड होगी यही स्लाइड की लेंथ होगी, ये है ना, तो ये हमें निकालनी है। नेमिंग कर देते हैं ABC। तो हमें AC फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट केस में आई होप कि समझ में आ गया होगा। सेकंड इसने क्या बोला था कि जो बड़े बच्चे हैं ना उसके लिए उसने क्या किया कि 3 मीटर की हाइट होनी चाहिए भाई। इसमें तो कितनी थी, 1.5 थी, बट यहाँ पर कितनी होनी चाहिए कि 3 मीटर की टॉप रखेंगे हम। जो स्लाइड होगी उसकी हाइट कितनी होगी, 3 मीटर की होगी। और जो इंक्लिनेशन होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री पे होगा। एक चीज़ और रखना कि जैसे जैसे हम मान के चलो कि एक तरीके से दीवार है, तो जब भी हम दीवार 90 डिग्री पे होती है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है दीवार, तो जैसे जैसे हम दीवार के पास आते जाते ना अपना एंगल इसके साथ बढ़ता जाता है।
जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो कम होता जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है, एंगल कम है ना, तो ये जो अपनी जो हाइट है इससे थोड़ा सा दूर ही बनेगा ये एंगल, लेकिन जैसे ही एंगल ज़्यादा हो गया, इसका मतलब इसके बिल्कुल पास हो गया, एकदम से स्लोप किया गया ना, तभी जाके एंगल ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा यहाँ से कुछ इस तरीके से, कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी भी स्लाइड की लेंथ बतानी है, यानी कि यही चीज़ हमें बतानी है जो स्लाइड कितनी लंबी है। तो इसके लिए नियम डाल देते हैं हम DEF। यहाँ पर DF निकालना है हमें, यहाँ पर क्या निकालना है, AC निकालना है। अब देखो यहाँ एक तरीके से बिल्कुल जो हाइट है हम बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे मेजर करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट मेजर करते हैं, कभी ऐसे टेढ़े मेढ़े तो मेजर नहीं करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट मेजर करते हैं, किसी भी चीज़ की हाइट मेजर करते हैं तब, यानी कि यहाँ पे जो एंगल रहा होगा वो क्या रहा होगा, 90 रहा होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर एंगल क्या रहा होगा, 90 रहा होगा। अब जो 90 के बिल्कुल जस्ट सामने होता है, क्योंकि एक ये ट्राइंगल के जैसी फॉर्म बन गई ना इसकी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ट्राइंगल जैसा बन गया है, तो 90 एंगल के बिल्कुल सामने अपना क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि ये अपना क्या है, हाइपोटेन्यूस, जो हमें फाइंड आउट भी करना है एक तरीके से। फिर देखो हमारे पास एक फॉर्मूला हमने किया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो P/H क्या होता था, साइन के लिए होता था, साइन एंगल के साथ। कोस एंगल क्या होता था, B/H, और टेन एंगल क्या होता था, P/B, है ना। फिर इनके उल्टे होते थे, जैसे जैसे जिसका जो अपोजिट है वैसे ही। तो यहाँ पर ये अपना हाइपोटेन्यूस हो गया। ये जमीन है तो क्या करेगी, बेस का काम करेगी, यानी कि ये अपनी क्या है, बेस है, है ना। अब बच गया क्या, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये क्या अपना परपेंडिकुलर है ना। अब देखो रिलेशन किस किस का बन रहा है, P हमें दे रखा है, कल भी किया था हमने कि 3 चीज़ों में से 2 हमें देगा, 1 निकलवाएगा। अब देखो एंगल दे दिया तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से देखो PH BH PB में से कौन सी एक चीज़ गिवन है, हमारे पास क्या है, P है। अब P कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, जो हमारे पास दे रखा है। फिर हम सोचेंगे कि हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, H निकालना है। तो P का रिलेशन H के साथ जाएगा यहाँ पर। अब P का रिलेशन B के साथ वाला उठाएंगे तो फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि पहले हम इसको निकाल लेंगे फिर इसको निकाल लेंगे, तो डबल वर्क करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे। तो सीधा सीधा क्या है, P है और हमें निकालना क्या है, H। तो P और H का रिलेशन कहाँ पर है, ये रहा, किसके साथ है, साइन के साथ। ये क्या होता है अपना साइन थीटा, है ना। तो इन दोनों चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, देखो साइन और एंगल है ना, तो कितना हो गया, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। P/H, P क्या है अपना BC, H कितना है AC। अब इनकी वैल्यूज को क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे। तो साइन 30 क्या होता है अपना 1/2 होता है, BC कितना है 1.5 है, और AC हमने निकालना ही है ना। अब देखो AC निकालेंगे, अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC के मल्टीप्लाई 1 के साथ मीन्स डायरेक्ट AC हमें मिल गया है यहाँ से। तो AC यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो कितनी हो जाएगी 3। अब देखो हर जगह पर क्या था, मीटर था ना, हाइट मीटर में थी, तो ये भी यूनिट क्या रही होगी, मीटर रही होगी। तो जो फर्स्ट केस है उसमें स्लाइड की लेंथ कितनी रही होगी, 3 मीटर की ये स्लाइड रही होगी बच्चों को खेलने के लिए, जो कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई है वहाँ से। तो स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई, 3 मीटर। अब यहाँ से देखो सेम साइन एंगल पे ही बात करेंगे, तो एंगल अब कितना है 60 डिग्री है, ठीक है ना। अब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है अपना EF, हाइपोटेन्यूस क्या है अपना DF। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, और EF की वैल्यू कितनी है 3, एंड ये हमने निकालना ही है DF, एज इट इज रखेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो या फिर हमें क्या मिलेगा, √3DF इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, यानी कि 6, या फिर इसको सिंपली लिखो 3 × 2, ठीक है। अब हमें तो DF की नीड है ना, √3DF की नीड नहीं है, तो √3 एक्स्ट्रा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो 3 × 2/√3, है ना। अब
3 है और इधर क्या है √3 है, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ क्या मिलेगी 3 मिलेगी। तो इसको हम क्या करेंगे कट करेंगे इससे, तो क्या मिलेगा √3 मिल जाएगा। तो DF अपना कितना हो गया 2√3। अब इसकी भी यूनिट क्या रहेगी मीटर में रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मीटर में ही जिक्र हुआ है हर जगह पर। तो ये रही इसकी लेंथ ऑफ द स्लाइड। आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता था, जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या बनता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या है कि कैसे है कि ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप पर, यानी कि ऊपर की तरफ देखा गया है। कहने का मतलब ग्राउंड से टावर के टॉप पर, तो नीचे से ऊपर की तरफ गया है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन है वहां पर। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि कोई भी एक टावर है, उससे 30 मीटर के डिस्टेंस पर वो पॉइंट था जहाँ से हमने क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन को देखा है। और वो एंगल ऑफ जो एलिवेशन अपना बनाया है वो कितने एंगल पे है अपना 30 डिग्री का बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या करना है टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब देखो कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हमने मान लिया ये अपना कोई भी एक टावर था। अब इसने क्या बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन है, बट कैसे है जो फुट ऑफ टावर है, यानी फुट ऑफ टावर कहने का मतलब क्या हो गया, जहाँ से ये ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल स्टैंड करता ना, वहाँ से बिल्कुल टच होता है जहाँ ग्राउंड पे, वहाँ से अपना क्या है फुट हो गया है टावर का। विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि जो पॉइंट जहाँ से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है वो कितने डिस्टेंस पर है फुट ऑफ टावर से 30 मीटर की। तो यहाँ से मान के चलो कि अपना 30 मीटर यहाँ पे आ गया, तो ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको हम अच्छे से ज्वाइन करेंगे। ये हो गया अपना 30 मीटर। अब ये क्या था कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन था कितना 30 डिग्री का, तो ये टॉप रहेगा टावर का, और यहाँ से यहाँ पर यानी कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ का, ये कितना बन गया अपना 30 डिग्री। और हमसे क्या निकलवाया है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये हमसे पूछी गई है कि हाइट उसकी क्या रहेगी। तो पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम ABC। ठीक है, अब फिर से हम देखेंगे कि टावर है, दैट मीन्स पूरा 90 एंगल पे रहा होगा, तो ये एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री का रहेगा। इसके जस्ट सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूस होगा, है ना। ये क्या बनेगा बेस बनेगा, तो ये क्या बच गया अपना परपेंडिकुलर बच गया है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या दे रखा है B दे रखा है और P हमसे निकलवाया गया है। ठीक है, और एंगल कितना है 30 डिग्री का है। तो पहले लिखेंगे PBP यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हमारे पास क्या गिवन है बेस गिवन है और एंगल गिवन है, और हमसे निकलवाया क्या गया है P। तो B यहाँ पर है P यहाँ पर, क्या B और P का कहीं रिलेशन है, बिल्कुल है, ये रहा यहाँ पर, है ना। P और B दोनों ही यहीं पर है। H के साथ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि H हमने निकालना नहीं है, निकालना होता तो हम वहाँ से चेक करते कि B और H का रिलेशन कहाँ पर है ना, बट हमें जाना ही नहीं है वहाँ पर। तो हमें क्या करना है परपेंडिकुलर यानी P की वैल्यू निकालनी है, और B हमें गिवन में है हमारे पास। तो यहाँ से है ये किसके लिए होता है tan थीटा के लिए होता है ना। सो क्या हो गया अपना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू P बाई P। P क्या है अपना AC है और B क्या है अपना AB है। अब थीटा कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया अपना tan 30 डिग्री। AC कितना है अपना हमें निकालना ही है, तो इसको एज इट इज रखेंगे, और AB है अपना 30 मीटर। ठीक है, तो इसको 30 रखेंगे एज इट इज। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है AC बाय 30। अब हमें निकालना क्या है AC निकालना है, ये एक्स्ट्रा है डिवाइड में है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। तो ये हो गया अपना 30 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 इज इक्वल टू AC, है ना। अब देखो ये क्या बन गया 30/√3 इज इक्वल टू AC। बट हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था
कि जब भी हम इस टाइप के टी रेशियोज़ के क्वेश्चंस करेंगे तो हम कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वगैरह की वैल्यूज़ को लेफ्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे वहाँ से उसको हटाने की जितना हमसे बन पड़ेगा। तो इसको हटाने का तरीका भी हमने किया था, क्या था, रैशनलाइजेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर से हटाना है ना हमें, तो डिनोमिनेटर का ही रैशनलाइजेशन करेंगे। तो ये होगा 30/√3। और रैशनलाइजेशन का क्या पैटर्न था कि ये जो √3 है इसकी मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में भी करेंगे, डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, इसका स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट हम कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं वहाँ से। ये क्या हो गया, AC हो गया। तो इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं साइड्स को। तो इसको हम क्या लिखेंगे, AC = 30√3/3। क्यों, क्योंकि जब फ्रैक्शन है और मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ करेगा। तो 30 की मल्टीप्लाई √3 के साथ यानी कि 30√3 हो गया है, और √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि AC कितना आ गया अपना, 10√3। अब जो यूनिट थी, क्योंकि देखो लेंथ है ना तो यूनिट तो होगी उसकी कुछ ना कुछ, तो जो भी क्वेश्चन में यूनिट चली होगी वही हमारी सेम यूनिट होगी। किसमें था, मीटर दे रखा था ना यहाँ पर, तो यह भी क्या है, मीटर। तो जो हाइट ऑफ द टावर होगी वो क्या होगी, 10√3 मीटर। कंटिन्यू करेंगे। जो स्टेटमेंट है 5th क्वेश्चन की वो कुछ इस प्रकार है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये कोई भी एक काइट है वो फ्लाई करने लग रहा है, कितने, ग्राउंड से 60 मीटर अबव, यानी 60 मीटर ऊंचा वो उड़ने लग रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो उसकी स्ट्रिंग है वो टेम्परेरी हमने क्या किया है, ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे बांध दी गई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इंक्लिनेशन है ना स्ट्रिंग का, मतलब अब काइट उड़ने लग रहा है तो बिल्कुल सीधा तो होता नहीं, ऐसे टेढ़ा भी होता वो। जो इंक्लिनेशन है ना स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ, कि जैसे हमने यहाँ से पकड़ा हुआ है तो ऐसे चल रही है स्ट्रिंग, तो यहाँ से जो इंक्लिनेशन है यानी कि एंगल, जब भी इंक्लिनेशन का जिक्र आएगा दैट मीन्स एंगल होगा वो। अब किसके साथ है, ग्राउंड के साथ है। तो जैसे हमारा मान के चलो कि यहाँ पर अपना एक पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर अबव फ्लाई करने लग रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे अपनी क्या है, ग्राउंड है, यानी कि अर्थ है अपनी। इससे ऊपर 60 मीटर की लेंथ पे क्या है, काइट कोई भी फ्लाई करने लग रहा है। अब जो काइट है ना तो स्ट्रिंग के साथ तो होता ही अटैच्ड, तो ये जो स्ट्रिंग है ना ये इसने क्या किया, टेम्परेरी किसी भी ग्राउंड के पॉइंट से इसने अटैच कर दिया ऐसे, ठीक है। ये अपना क्या था, ग्राउंड था, ओके। तो ये इस ग्राउंड के एक पॉइंट के साथ क्या क्या स्ट्रिंग को अटैच कर रखा है, जो काइट के साथ अटैच्ड है। वहाँ से जो इंक्लिनेशन है यानी कि इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। क्या है कि हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग कहाँ से है, एक तो यहाँ पे टाइप किया हुआ है ग्राउंड पर, एक काइट के साथ अटैच्ड है यहाँ पर। तो ये जो टोटल स्ट्रिंग यूज़ हुई है हमें इसकी लेंथ बतानी है, और ये हमने मान लिया है कि कोई भी स्लैक नहीं है, यानी कि कोई भी गांठ वगैरह इसके स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिंग है अपनी, कोई भी इसके अंदर टूट वगैरह नहीं रही है। ऐसा नहीं कि हमने नोट लगा रखे, कुछ नहीं, सिंपल अपनी क्या है, बिल्कुल साफ़ सुथरी स्ट्रिंग है अपनी। तो वो हमने क्या करना है, लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की, यानी कि ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, अपना नेमिंग डालते हैं, ABC। हमने क्या किया, नेमिंग डाल दिया इसका, क्योंकि एज ए ट्रायंगल की शेप बन गई ना यहाँ पर, तो क्या क्या नेमिंग कर दिया। अब क्या है कि ग्राउंड से बिल्कुल जब भी हाइट मेज़र होती है, किसी भी चीज़ की मेज़र कर लो आप, तो हमेशा ही बिल्कुल स्ट्रेट मेज़र करते हैं, जिगजैग फॉर्म में नहीं करते हैं, हम हमेशा स्ट्रेट मेज़र करते हैं। दैट मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट मेज़र किया है, तो ये एंगल क्या है अपना, 90 डिग्री का, क्योंकि हाइट तो इसने यहीं से बोला ना कि ग्राउंड से काइट कितने मीटर पे है, 60 मीटर पे है, ठीक है। तो ये हाइट का काम कर रहा है ना, तो हाइट हमेशा 90 डिग्री पे मेज़र होती है। तो 90 अपना कहाँ पे रहेगा, जहाँ से हाइट को मेज़र किया वहीं पॉइंट से। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 90 लगा दोगे या फिर ना यहाँ पे 90, जहाँ से मेज़र किया है वहीं से 90 लगाने का पर्पज़ क्या है कि हमें ये पता लग जाए कि इसमें हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है एंड परपेंडिकुलर क्या है। तो 90 के जस्ट सामने क्या होता है, अपना हाइपोटेनियस होता है। अब हाइट है, परपेंडिकुलरली मेजर होती है, दैट मीन्स ये क्या है,
P है और ये क्या है, B है। इतना काम हो गया हमारा। अब इसको लिख लो, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा जो AC है वो कितना है, 60 मीटर है। एंगल है यानी कि एंगल B है वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, BC हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यानी कि BC क्या है, अपनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसके डाल भी तो आप ये क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब यहाँ इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, वापिस से अपना लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब हमें रिलेशन किसका पता होना चाहिए, P है हमारे पास और H हमसे निकलवाया है, यानी कि P और H जहाँ भी दिखाई देगा हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो P और H कहाँ है, ये रहा यहाँ पर, क्योंकि एक चीज़ गिवन है ना P और H में से, क्या है, P है। P, B और H में से जहाँ पर एक चीज़ गिवन होगी दूसरी हमसे फाइंड आउट करवाएगा, हम उस कॉम्बिनेशन के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, H हमसे निकलवाया गया है, P हमें दे रखा है। तो P और H का कॉम्बिनेशन सेट होता है यहाँ पर, तो हमने इसी कॉम्बिनेशन को उठा लिया है। ये किसको रेफरेंस देता है, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, P/H की फॉर्म में लिखते हैं यहाँ से। तो हमने लिखा कि एंगल कितना है अपना, 60 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे हम, साइन 60 डिग्री, क्या, साइन 60 डिग्री। ये थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल से होता है। जो एंगल हमें गिवन होगा कितना है, 60 डिग्री पे है, जहाँ पर इंक्लिनेशन बोला गया है स्ट्रिंग का, ठीक है। तो ये हो गया अपना साइन 60। अब इसको लिख क्या सकते हैं, P/H। तो P क्या है अपना, AC है और H क्या है, BC है, ठीक है। उसको लिख लिया हमने। अब साइन 60 की वैल्यू का हमें पता होता है, कितनी होती है, √3/2। AC हमारे पास गिवन है कितना, 60 मीटर है, तो 60 लिख लिया इसको। BC हमें करना है फाइंड आउट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया, √3 की मल्टीप्लाई BC के साथ करेंगे तो √3 BC हो गया। और हम क्या करेंगे, 60 की मल्टीप्लाई किधर होगी, 2 के साथ होगी, तो 60 × 2 हो गया है। बट हमें क्या लेके आना है, ओनली BC, √3 नहीं नीड है, तो इसको क्या करेंगे, अदर साइड शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके हो जाएगा ये डिवाइड में। तो ये हो गया है BC 60 × 2 डिवाइड बाई √3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सोचा कि क्या, कि फिर से डिनोमिनेटर के अंदर हमारा स्क्वायर रूट की वैल्यू आने लग रही है ना, बट हम तो इस चीज़ को यहाँ से हटाते हैं, रिमूव करते हैं। और उसको रिमूव करने का पैटर्न क्या होता है हमारा, रैशनलाइजेशन। तो हमने क्या की, रैशनलाइजेशन की, यहाँ से रैशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइजेशन होती कैसे है, कि जहाँ से हमने किया है किसके साथ, √3 के साथ करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, √3 ही है, तो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पर। तो ये हमारा हो गया BC = 60 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना हो गया, 120 हो गया, बाय क्या है, √3। और रैशनलाइजेशन किया हमने डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि √3 की मल्टीप्लाई की है डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, ठीक है, दोनों जगह पर। तो अब हमारा क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ से और इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ से। न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शन है हमारा, है ना। तो 120 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो क्या हो गया, 120 √3। और √3 जब √3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, 3। अब कटता है तो काट दो, कितने से हो गया, 40 से हो गया, यानी कि 40√3। अब यूनिट क्या थी, क्योंकि देखो लेंथ की बात हुई है तो कुछ ना कुछ यूनिट तो रही होगी मेज़र करने की भी। तो जो भी स्टेटमेंट के अंदर यूनिट चली होगी उसी यूनिट को हम क्या करेंगे, अपना कैरी करेंगे। तो मीटर के अंदर बात थी यहाँ पर, तो ये भी क्या आएगा, मीटर में ही आएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा 5th क्वेश्चन।
And our next question is, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक बॉय है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर की, तो मान के चलो कि वो हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। ये कोई भी एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर की। कितनी हाइट है इसकी? 1.5 मीटर की। अब ये क्या है कि कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है किसी एक बिल्डिंग से, ये मान के चलो बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 30 मीटर दे रखी, ठीक है। तो पहले तो इसकी आंखें बना लेते हैं, ठीक है। ये होगी इसकी आंखें। थोड़ा सा फिगर को इग्नोर करके चलना, बॉय की फिगर को। तो अभी क्या है कि हाइट हो गई 30 मीटर। अब इसने क्या किया कि जो इसकी आई साइड से ही हम निकालते थे, हमने जो फर्स्ट क्लास की थी उसके अंदर भी किया था कि जो अपनी आई साइड होती है इसके बिल्कुल जस्ट सामने अगर हम इमेजिन करके चलें एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को, तो जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं ना, या फिर लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं उसको। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि हमने इसकी आई से बिल्कुल जस्ट सामने एक अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या है कि जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ना टॉप का, वो कितना है? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कब? जब ये बिल्डिंग की तरफ मूव करता है, यानी कि कुछ आगे की तरफ आता है बिल्डिंग से। तो पहले तो जब ये खड़ा है जहाँ पर भी, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहेगा अपना? 30 डिग्री रहेगा, यानी कि ये कितना अपना 30 डिग्री है। उसके बाद इस लड़के ने क्या किया कि कुछ आगे आ गया, ठीक है। तो आई साइड की जो इसकी साइड लाइन बनेगी अपनी, वो तो सेम ही रहेगी क्योंकि उसकी हाइट तो कम ज़्यादा हुई नहीं है। उसकी आंखें जहाँ पर भी हैं अभी भी वहीं पर हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से अपनी यही रहेगी। अब इसने क्या किया कि ये देखो यहाँ से इतने डिस्टेंस कवर करके यहाँ से, और ये यहाँ पर पहुँच गया है अपना, है ना। अब हमें ये बताना है कि ये डिस्टेंस कवर कितनी की है इसने, ये वाली डिस्टेंस कितनी कवर की है इसने। साथ ही इसने क्या बोला है कि जब ये आगे आया है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी इंक्रीज हुआ है। जब भी हम किसी चीज़ की तरफ जाते हैं, पास जाते हैं जितना, उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन अपना बढ़ता जाता है। जितना उससे दूर जाते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाएगा हमारा। तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60 डिग्री, ठीक है। एंड वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस, जो इसने वॉक करी है किधर? बिल्डिंग की तरफ। फाइनली हमें ये डिस्टेंस हमारी निकालनी है यहाँ से। तो एक बार इसको इमेजिन करते हैं कि मतलब लड़का की बिल्कुल ये इसको लाइन को एज ए अर्थ बना लेते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते थे ना हम, इसको ऐसे स्ट्रेट। फिगर हमें समझ में आ ही गई है कि क्या है कि ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे? नेमिंग डाल देते हैं, A B C D और E, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना, इसको जैसे हम अर्थ की डायरेक्ट करते थे ना, ऐसे ही इसको हमने क्या किया, अपनी डार्क कर ली फिगर बनाने के लिए। यहाँ पर हमारी क्या है? अर्थ है ही, है ना, ये रही फिगर बन गई हमारी। अब हमें इसको निकालना सिर्फ, तो हम क्या करेंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम लगाते हैं तो सीधी सी बात है नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, वही बात यहाँ पर है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि P, B और H में से कोई भी एक चीज़ हमें दे देता है और दूसरी के साथ रिलेशन निकलवाता है यहाँ से। तो एक तरीके से ये क्या है? बेस का काम करने लग रहा है ना। जब अर्थ के पैरेलल ही तो लिया है हमने ये, तो एक तरीके से क्या है? बेस ही है हमारा। दैट मीन्स ये चीज़ क्या रही होगी? परपेंडिकुलर रही होगी, है ना। ये चीज़ क्या रही होगी? अपनी परपेंडिकुलर रही होगी। क्यों? क्योंकि जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे स्ट्रेट है ना। ये 90 है तो जहाँ से भी मेजर करेंगे 90 ही रहेगा हमारा, यानी कि अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी क्या रहेगा? 90 डिग्री ही रहेगा। और इसके जस्ट सामने क्या होते हैं? अपने हाइपोटेनिस होते हैं। अब बोलोगे कि मैम टू हाइपोटेनिस कैसे आ गई? तो एक बार देखो ध्यान से, जो BDC ट्रायंगल है उसके अंदर हाइपोटेनिस H है, और जो BEC ट्रायंगल है उसके अंदर हाइपोटेनिस के तो EC रहेगा, ये वाला H है, ठीक है। हो गया क्लियर? अब हमें निकालनी इस डिस्टेंस को है, तो हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से कि एंगल ऑफ एलिवेशन को हम जैसे यहाँ से मेजर करते थे ना हमेशा ही, तो इसको निकालते थे सिर्फ।
तो कुल मिला के हमें इस हाइट का पता होना चाहिए ना, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे यहाँ से, जब हमें इस हाइट का पता होगा, है ना। क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर लगा देंगे जिसमें हमें 60 डिग्री एंगल मिलने लग रहा है और जिसमें 30 डिग्री मिलने लग रहा है, उसके अंदर लगा देंगे, दोनों कंपेयर करके हम बाद में निकाल लेंगे अपना। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंप्लीट जो बिल्डिंग की लेंथ हो कितनी है, 30 मीटर है, उसमें से जो बॉय की लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, इसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें काम सिर्फ इतनी लेंथ से है ना, ये तो हमारे काम की ही नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बन तो इससे ऊपर रहा है, नीचे का हम क्या करेंगे, तो इस हाइट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो ये हाइट जो यहाँ से यहाँ की है कितनी है, 1.5, क्योंकि जो लड़का है वो चाहे बिल्डिंग के बिल्कुल पास में खड़ा हो या दूर खड़ा हो, उसकी हाइट तो उतनी ही रहनी है। तो ये कितना हो गया, 1.5 हो गया है। टोटल लेंथ कितनी थी, 30 थी, तो 30 में से 1.5 ये यहाँ तक की लेंथ हो गई है, तो बाकी ये लेंथ कितनी बचेगी, 28.5 मीटर। कितनी बचेगी, 28.5, क्योंकि टोटल 30 मीटर है, ये टोटल है। अब उसमें से हम लड़के वाली जो हाइट उसको तो ले ही नहीं रहे हैं कि इतनी बिल्डिंग को हम इग्नोर करके चलते हैं, हम तो इससे ऊपर वाली बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे, सारा जो भी करेंगे। तो जहाँ से काम करेंगे बिल्डिंग की हाइट भी हम उतनी ही लेके चलेंगे। तो जो लड़के वाली हाइट थी इधर से बिल्डिंग की हाइट पे सेम आपने मार्क कर दिया कि हाँ ये हाइट जो बिल्डिंग की आई ना लड़के के साइड वाली, ये हमारे काम की नहीं है भाई, इसके काम की नहीं, तो हम इतनी हाइट को क्यों फालतू में लेके घूमे अपने साथ। तो इसको हमने कर दिया नेगलेक्ट, यहाँ से हटा दिया। हम काम करेंगे सिर्फ इस बिल्डिंग के ऊपर जो बच गई है ना, जहाँ से हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो गई, उससे ऊपर ऊपर काम करेंगे हम। तो ऊपर वाली ही हाइट लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि काम हम ऊपर वाली बिल्डिंग पे कर रहे हैं और हाइट हम हर बिल्डिंग की माप के चल रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग की हाइट क्या है हमारी। तो वहाँ से हमने लड़के की जो हाइट थी उसको माइनस कर दिया। 30 में से 1.5 माइनस करेंगे, कितना मिलेगा, 28.5 मीटर। ठीक है, सो अब आ जाओ फटाफट, फिर हम ये लिखेंगे अपना, क्या लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो हमें निकालनी क्या है, ये डिस्टेंस निकालनी है। ये किसका काम करती है, बेस का है ना, क्योंकि कंप्लीट हमारा क्या है, बेस का है, काम कर रहा है, यानी कि बेस चाहिएगा हमें। अब बेस तो दो जगह पर है, बट इसमें से एक चीज़ की तो हमें और पता होना चाहिए, या तो h पता होना चाहिए या फिर p पता होना चाहिए। यहाँ पे देखा हमने तो p की वैल्यू हमें पता है ना, कितनी है, 28.5, जितने पे काम करेंगे उतना ही रखेंगे, कितनी है, 28.5, यानी कि p का पता है, b हमें निकालना है। तो यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे क्या होता है अपना, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। पहले होता है sin थीटा, फिर होता है cos थीटा, फिर होता है tan थीटा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, अब देखो जहाँ जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं दोनों ट्राइंगल्स को बारी बारी उठाएंगे। पहले यहाँ पर है 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री कौन सी ट्राइंगल में बनने लग रहा है, BCD के अंदर, यहाँ पर है ना। तो BCD में जाएंगे हम, इन ट्राइंगल BCD पे। अब यहाँ पर हमने क्या लगाना है, tan ही लगाना है, तो ये हो गया tan 60 डिग्री, क्योंकि एंगल इसमें कितना है, 60 का है। अब tan 60 क्या होगा, P/B। अब P क्या है, BC है, जो परपेंडिकुलर का काम करने लग रहा है, तो ये हो गया BC। B क्या है, इसका बेस क्या रहेगा, इस ट्राइंगल का BD बेस रहेगा, तो BD हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो tan 60 की वैल्यू कितनी, √3, BC की वैल्यू कितनी है, 28.5 मीटर, है ना, और डिवाइड में क्या है, BD। तो यहाँ से हम BD को इजीली निकाल सकते हैं। तो BD कितना हो जाएगा अपना, 28.5/√3 मीटर। ये हमारा हो गया क्या, BD हो गया है। बट हमें तो BD नहीं निकालना, निकालना तो हमें DE है ना। तो हमें क्या करेंगे, कंप्लीट अगर BE का पता लग जाए तो उसमें से BD को माइनस कर देंगे, तो DE निकल आएगा हमारा, है ना। सो BE कहाँ से मिलेगा, जहाँ पर 30 एंगल है, सो इस पे लिखेंगे फिर हम। सो इन ट्राइंगल BCE, जो बड़े वाले ट्राइंगल है BC और E, इसके /ऊपर tan लगाएंगे, क्योंकि tan के अंदर ही काम करना है हमें। तो tan 30 हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, BC/BE, BC/BE,
अब हमें वैल्यूज़ को रखेंगे। 10 30 कितना होता है 1/√3। BC की वैल्यू कितनी है 28.5 मीटर और BE कितना है इसको निकालना ही है हमें, तो BE निकल गए यहाँ से। अब फिर से हम क्या करेंगे अपनी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो BE कितना हो गया 28.5 मल्टीप्लाई बाई √3 मीटर। ये क्या हो गया हमारा BE निकल गया, बट हमें निकालना है DE है ना। सो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है अपना जो रिजल्ट है वो क्या है अपना DE, जिसको हम कैसे निकाल सकते हैं कंप्लीट BE में से, जो कंप्लीट लाइन है उसमें से अगर हम BD को माइनस कर दें तो हमें DE मिल जाएगा, है ना। अब BE अपना कितना है 28.5 √3 माइनस BD कितना है 28.5 डिवाइड बाई √3। अब फ्रैक्शन हो और प्लस माइनस हो तो क्या करते हैं हम एलसीएम के साथ सोल्व आउट करते हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा √3। अब √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3 ही आएगा। तो √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ हो जाएगी तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। सो ये हो गया 28.5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस, अभी ये क्या होगा √3 को √3 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 के मल्टीप्लाई 28.5 के साथ करेंगे तो ये हो गया 28.5। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई में 1 है। तो जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई √3। बट हमने जैसे भी किया था कि लास्ट क्वेश्चंस के अंदर भी कि हम डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं छोड़ेंगे, तो इसको इग्नोर करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पर। तो √3 से की मल्टीप्लाई, √3 से किया डिवाइड, ठीक है। तो ये हो गया अपना 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2, या फिर इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 5 = 10, 1 2 8 = 16 एंड 1 17, 2 2 = 4 एंड 1 5 57 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या है √3 है और 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ कितना हो गया 3। अब 3 से कट करेंगे तो कितना हो गया 19, यानी कि 19 √3। तो जो रिक्वायर्ड जो इसकी डिस्टेंस थी, जितनी इसने बिल्डिंग की तरफ वॉक किया था लड़के ने, वो कितनी है 19 √3। बट साथ में यूनिट भी आएगी, क्या आएगी जो क्वेश्चन में कंटिन्यू है कि क्या थी अपनी मीटर में थी, तो यह भी क्या आएगी मीटर में आएगी। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा सा लेंथी है बट ईजी है, समझ के करोगे तो। From a point on the ground, the angle of elevations of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यानी कि क्या है कि कोई भी एक पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि कोई भी ग्राउंड में कहाँ पर है, ये हमारा कोई भी एक पॉइंट है ग्राउंड पे। The angle of elevations of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building. अब इस पॉइंट से क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशंस दे रखे हैं 2, बट कैसे दे रखे हैं कि कोई भी एक ट्रांसमिशन टावर है जो सेटअप किया गया है कहाँ पर 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर, है ना। तो मान के चलो कि अपनी ये कोई भी एक बिल्डिंग थी जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर की, ठीक है। 20 मीटर क्या है हाइट है किसकी बिल्डिंग की। तो ग्राउंड है, इसको हम क्या करेंगे अपना ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं तभी बनता है। तो अब इसने 2 दिए हैं, कैसे दिए हैं कि ये जो बिल्डिंग है ना इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर सेटअप किया गया है। ऐसे मान के चलो कि ये अपना क्या है ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। अब इसके टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया। जब भी हम ग्राउंड से देखेंगे, चाहे टावर के हम बॉटम को देखें या फिर टॉप को देखें, नज़र तो हमारी ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो जब भी हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा,
तो इस पॉइंट से इसने क्या किया कि जो बॉटम पे बनेगा, और जो टॉप पे बनेगा, हमें वो एंगल ऑफ एलिवेशंस दे रखे हैं, रेस्पेक्टिवली डाल के दे रखा है सीधा सीधा, तो कंफ्यूज भी नहीं होना है। जो बॉटम के साथ बनेगा 45 डिग्री बनेगा और जो टॉप के साथ बनेगा 60 डिग्री बनेगा। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें जो हाइट है ना टावर की, यानी कि ये जो हाइट है, वी हैव टू फाइंड दिस। ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है। और नीचे की जो बिल्डिंग है इसकी हमें हाइट खुद से इसने दे ही रखी है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, पहले तो इसकी नेमिंग डालेंगे A, B, C और ये बॉटम पे डाल दिया D। ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अगर हम सिर्फ इस ट्राइंगल को लेके चलें, है ना, तो हमें हाइट का भी पता है और एंगल का भी पता है ना, तो वहाँ से हम एक चीज़ निकाल पाएंगे, किसको, बेस को या फिर हाइपोटेनिस को, है योर चॉइस, जो हमें रिक्वायरमेंट होगी उस चीज़ की। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, अपना लिखेंगे क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हम सबको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन एंगल को, यानी कि साइन थीटा के साथ, दिस वन फॉर कोस थीटा एंड दिस इज फॉर टेन थीटा। ठीक है। अब यहाँ से हमारा फोकस रहेगा CD को निकालने के लिए, ये निकालना है हमें, जबकि हमें इसका कुछ पोर्शन 20 मीटर का पता है, बट इसका पता लगाने के लिए हमें कम से कम बेस या फिर हाइपोटेनिस एक चीज़ का तो पता हो, तभी तो हम बोल पाएंगे कि इसको हम कैसे निकाल लेंगे ना, क्या होगा, ये क्या रिजल्ट आएगा इसका। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, देखो अब बिल्डिंग है तो सीधी सी बात है कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई होगी, तो एंगल कितना रहा होगा यहाँ पर, 90 डिग्री रहा होगा, है ना। अब चाहे कोई भी ट्राइंगल है, चाहे ABC है या फिर ABD है, और छोटे वाली ट्राइंगल है या फिर बड़ी ट्राइंगल है, दोनों में ही AB क्या है हमारा, सेम है बिल्कुल, दोनों में कहीं पर कम ज़्यादा नहीं होता है ये। तो अगर हम इसको निकाल पाएंगे और एंगल हमारे पास है ही ऑलरेडी गिवन में, तो हम क्या है, परपेंडिकुलर वगैरह नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते हैं ना। तो हाइपोटेनिस तो निकालने की हमें नीड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी नीड तब होती हमें अगर ये हमारे पास नहीं गिवन होता, बेस वगैरह कुछ अलग सी चीज़ें हमें दे रखी होती तब, बट हमें इसकी नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें फोकस रखना है CD पर, तो हम क्या करेंगे, AB की वैल्यू को निकाल लेंगे, AB का पता लग जाएगा, यानी कि बेस का पता लग जाएगा, जो दोनों जगह पर सेम है बिल्कुल, है ना, ABD में और ABC में भी। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे पहले। ठीक है। तो क्या है, BD हमें दे रखा है कितना, 20 मीटर दे रखा है, और जो एंगल A है ना, ये देखो दोनों जगह पर A ही है एंगल है दोनों ट्रायंगल में, तो इसको लिखेंगे कैसे, एक बार छोटी ट्रायंगल के लिए लिखेंगे तो एंगल BAD या फिर DAB, A को बीच में रखना है, चाहे आप BAD रीड करो या फिर एंगल DAB करो, इट डजेंट मैटर। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एंगल BAD 45 डिग्री है, और कंप्लीट जो 60 का एंगल है वो कहाँ पर है, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, ABC ट्रायंगल के अंदर। तो इसको हम क्या करेंगे, BAC राइट करेंगे, एंगल BAC कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब हमें निकालना क्या है, टू फाइंड CD, बस हमें क्या निकालना है, CD को निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले हम इन ट्रायंगल ABD ABD, अब देखो ये क्या काम करेगा ABD में, सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर BD क्या है, परपेंडिकुलर का काम करने लग रहा है, और हम निकाल किसको रहे हैं, बेस को निकाल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो कॉम्बिनेशन है वो कहाँ पर है, tan थीटा के साथ है, परपेंडिकुलर और बेस का कहाँ है, tan थीटा के साथ है, और थीटा क्या है इस ट्रायंगल के अंदर, 45 डिग्री है। तो क्या लगाएंगे हम, tan थीटा यानी कि tan 45 डिग्री, थीटा इस जगह पर क्या आ गया, 45 आ गया है। परपेंडिकुलर यानी कि क्या होगा, BD बाय बेस कितना है, AB, कितना है, AB है। अब tan 45 कितना होता है, 1 होता है। BD हमारे पास कितना गिवन है, 20 मीटर है, और AB इसको एज इट इज रखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें AB की नीड है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो बेस है ना, ये भी कितना है हमारा, 20 मीटर ही है। ठीक है, अब हमें देखो बेस का पता लग गया ना, और ये बड़े ट्राइंगल के अंदर एक साइड का काम कर रहा है बेस ए बी, इसके अंदर हमें एंगल का भी पता है, यानी कि इस ट्राइंगल का हमारा जो मेन काम था वो हमारा हो गया है। बस अब हमें क्या निकालना है, सी डी को निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो अब यहाँ पर भी एक चीज़ का ध्यान रखना, ये क्या परपेंडिकुलर ही है, तो परपेंडिकुलर और बेस फिर से क्या कॉम्बिनेशन है, 10 के साथ ही है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी 10 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अब एंगल क्या है, 60 डिग्री है ना। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल क्या है, ए पे है कितना, 60 डिग्री है। अब परपेंडिकुलर बाय क्या करेंगे, बेस करेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी हो गया, डिवाइड में क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, अब 10 60 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, √3 होती है। बी सी एज इट इज रहेगा। ए बी की वैल्यू कितनी निकाल ली थी, अभी निकाल ली थी कितनी, 20 मीटर। तो ये हो गया अपना 20 मीटर। तो यहाँ से हम बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो 20 मीटर एक्स्ट्रा है ना, इसको हम क्या करेंगे, अदर साइड शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 20 की मल्टीप्लाई √3 के साथ, यानी 20 √3 मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, बी सी। अब ये तो बी सी की वैल्यू आई ना, यहाँ से यहाँ तक की आई, बट हमें निकालनी किसकी, ओनली सी डी की निकालनी है। तो क्या होगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट अपना जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो कि क्या है अपना हाइट ऑफ टावर, क्या है, सी डी है। वो कैसे निकलेगा, देखो बी सी की वैल्यू हमें पता है और यहाँ नीचे तक का पोर्शन भी हमें पता है। तो बी सी में से अगर हम बी डी को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सी डी मिल जाएगा। तो बी सी माइनस बी डी, बी सी कितना है 20 √3 और बी डी कितना है 20। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, 20 को लिया कॉमन, तो सी डी कितना हो जाएगा, 20 ले लिया कॉमन, तो ये हो गया √3 - 1 मीटर। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू क्या आएगी, 20 √3 - 1 मीटर। अब जो हाइट ऑफ टावर थी वो कितनी है, 20 √3 - 1 मीटर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। And next question is, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue is 60 degree. And from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. जैसे लास्ट क्वेश्चन था, कुछ कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, कि वहाँ पर उसने क्या बोला था कि जो ट्रांसमिशन टावर था उसी का बेस बॉटम और टॉप की बात की थी। यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के किया गया, बट एज इट इज चीज़ें हैं यहाँ पर भी। अब देखो क्या है कि इसके अंदर एक स्टैचू है जो किसी पेडिस्टल के ऊपर बना हुआ है। मान के चलो कि अपना पेडिस्टल है, फिर भी बनाया गया है इसके ऊपर, पेडिस्टल के ऊपर। स्टैचू की जो हाइट है वो कितनी है, 1.6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से इसने क्या किया कि ये अपनी एक ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से कोई भी एक पॉइंट उठाया, मान के चलो कि हमने ये पॉइंट उठाया, ऐसे बोला ना फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड है उसके ऊपर मान के चलो हमने ये पॉइंट लिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू 60 डिग्री। स्टैचू का टॉप कहाँ पर है, ये रहा। एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ गए हैं हम, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप क्या होगा, ये होगा। जैसे लास्ट में था ना कि जो ट्रांसमिशन टावर था उसका क्या थी, बॉटम थी यही, तो ऐसे ही इसमें क्या है, हमारा टॉप पे यही है पेडेस्टल का। तो ये टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 45 डिग्री। बन गया ना बिल्कुल एज इट इज जैसे लास्ट क्वेश्चन था। अब हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट निकालनी है।
ये निकालनी है यहाँ से। लास्ट में क्या था, ये हाइट हमें दे रखी थी, ये निकालनी थी, अब रिवर्स कर दिया, ये दे दी और ये निकलवा ली हमसे। तो क्या करेंगे, नेमिंग डालेंगे। ठीक है, नेम डाल दिया हमने इसका। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फिर से लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब देखो यहाँ से जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो हमने निकालना क्या है, एडी को निकालना है। बस हमारे पास गिवन क्या है, एंगल है, और ये बस सी डी की हमें लेंथ दे रखी है 1.6 मीटर। तो इसी को अप्लाई करेंगे। अब वो जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किया था ना कि ए बी क्या था, दोनों जगह पर सेम था, तो हमने क्या की थी, ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया था, यानी कि बेस का पता लगा लिया था। तो क्वेश्चन हमारा इजीली वहाँ से सॉल्व हो गया था। तो सेम स्टेप्स हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। ये यहाँ पर किस चीज़ का जिक्र होगा, हाइट का है, यानी कि परपेंडिकुलर का जिक्र रहेगा। ग्राउंड है, यानी कि ये क्या रहा होगा, बेस रहा होगा। तो क्या लगेगा, पी और बी का रिलेशन, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस तो यहीं पर है। ये किसको रेफरेंस देता है, टेंजेंट थीटा को, है ना। तो जब हम ट्राइंगल में बात करेंगे ए बी डी के अंदर, तो एंगल कौन सा है हमारा, 45 डिग्री है। सो इन ट्राइंगल ए बी डी में क्या लगाया हमने, टेंजेंट को लगाया है। सो टेंजेंट 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए और डी, है ना। तो ए डी बाय ए बी। ठीक है, अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि देखो ना तो हमारे पास ए डी की वैल्यू है, ना ही ए बी की वैल्यू है, बट हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं ना कुछ रिलेशन निकल जाएगा यहाँ से। तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, ए डी बाय ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम यहाँ पर, तो हमें मिलेगा ए बी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि दोनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि जितनी पेडेस्टल की हाइट है ना, उतनी ही यहाँ पर क्या है, ये डिस्टेंस है ए बी की। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट ट्राइंगल पे मूव करेंगे। ये ट्राइंगल कौन सी होगी, इन ट्राइंगल ए बी सी में फिर से क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री लगेगा। अब क्यों, क्योंकि अब एंगल क्या हो गया हमारा, 60 डिग्री हो गया है। सो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अब क्या हो गया हमारा, ए सी बाय बेस क्या है, सेम ए बी है। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो इसको लिख लिया। ए सी हमारे पास कितना है, तो इसको एक बार एज इट इज लिख लेते हैं ए सी, और ए बी को भी एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें √3 ए बी इज इक्वल टू ए सी, इतना मिलेगा। अब यहाँ से देखो हमें निकालना किसको है, ए डी को निकालना है। तो हम ए सी को क्या लिखेंगे, ए डी प्लस डी सी। ए डी में डी सी को ऐड करेंगे, ए डी में अगर डी सी को ऐड करेंगे तो ए सी मिल जाएगी हमें, है ना। इधर ए डी हो गया, बट यहाँ पर थोड़ा सा देखिए तो ए बी बच गया, क्योंकि देखो डी सी की वैल्यू तो हमें पता है 1.6 मीटर है। अब ए डी की हमें निकालनी ही है, बट यहाँ पर देखें तो ए बी का तो हमें पता ही नहीं कितनी है, बट यहाँ पर ये रिलेशन था, इसको लिख लो फर्स्ट। क्या था कि जितना ए बी है ना, उतना ही क्या है, ए डी है। तो ए बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए डी लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट को यूज करके हमने क्या लिखा, √3 ए बी की जगह पर क्या हो गया, ए डी हो गया है। अब ए डी को हमने निकालना है ना, तो ए डी को इकट्ठा किया तो ये हो गया √3 ए डी माइनस ए डी, क्योंकि उधर ए डी प्लस में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। डी सी की वैल्यू कितनी है, 1.6 है, हमारे पास गिवन है में है। अब यहाँ से ए डी को कॉमन निकालना, तो क्या हो गया, √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6। बट हमें तो ए डी अकेला लेके आना है ना, तो √3 - 1 क्या है, एक्स्ट्रा है, उधर शिफ्ट करेंगे। इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू 1.6
AD इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड किया हमने √3 - 1 के साथ। बट यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया है कि डिनोमिनेटर के अंदर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की वैल्यू को नहीं रखेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, हम रैशनलाइजेशन करते हैं ना। तो रैशनलाइजेशन किसके साथ किया हमने, डिनोमिनेटर का किया ना, तो डिनोमिनेटर के साथ। तो इसको हम क्या करेंगे फिर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AD इधर है 1.6 था, √3 - 1 एज इट इज था। अब रैशनलाइजेशन किया तो क्या करते हैं, सिर्फ साइन का चेंज करते हैं। तो ये हो गया √3 + 1 √3 + 1। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 1.6 की मल्टीप्लाई √3 + 1 के साथ। तो ये क्या हो गया, A - B और A + B। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, A² - B²। A² यानी कि √3 का स्क्वायर हो गया 3 - B², 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो इसको कट करेंगे 1.6/2 और ये हो गया √3 + 1। अब इसको अगर आप कट करना चाहो तो कितना हो जाएगा, ये 0.8 पे। तो ये हो जाएगी अपनी 0.8 √3 + 1 मीटर। ये क्या हो जाएगी, पेडेस्टल की हाइट AD, क्योंकि AD निकल के आया ना, तो ये हो गई अपनी पेडेस्टल की हाइट। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको मतलब ये लग रहा है ना कि थोड़ा सा मतलब स्पेस की कमी है इसलिए, तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को जरूर कमेंट करें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. यहाँ पर क्या है कि एक बिल्डिंग और एक टावर की बात की गई है, जिसमें क्या किया गया है कि पहले हम उसको मान के चलते हैं कि हमने क्या किया, ये हमारी यहाँ पर कोई भी एक बिल्डिंग है, हमारे ये यहाँ पर कोई भी एक टावर, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। जो टावर है ना उसका फुट, यानी कि ये अपना टावर था, इसके फुट से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है, यानी कि यहाँ पर एंगल अपना, ठीक है क्योंकि फुट से टॉप पे गए हैं ना हम, कितना हुआ अपना 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब बिल्डिंग का फुट यहाँ पर था, तो यहाँ से जो टावर का टॉप है वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर जो टावर है वो अपना कितना है, 50 मीटर हाई है, दैट मीन्स ये हो गया अपना कितना, 50 मीटर हाइट दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग है, इसकी हमें क्या करनी है, हाइट को निकालना है। हमें नहीं पता है ये बिल्डिंग टावर से छोटी है बड़ी है, बस वैसे ही जैसे हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं ना कि टावर है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ हमारी क्या है, लंबी ऊंची चीज़ है, तो इसलिए हमने इसको वैसे ही बस हाइट इसकी ऊंची लगा दी गई है। बाकी हमारा पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि छोटा बड़ा, तो बट फिगर हम रफली ड्रॉ करते हैं यहाँ पर आइडिया लेने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमने ऐसे फिगर अपनी बना ली है, ठीक है। अब देखो हमें काम कहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है कि हमें वैल्यू इसकी निकाल के लेके आनी है ना। तो एक तरीके से देखो ये बिल्डिंग है और अपना क्या है, टावर है, तो बेसिकली ये अपनी अर्थ रही होगी, अर्थ है दैट मीन्स क्या रहा होगा, बेस रहा होगा, है ना। अब थोड़ा सा और देखें, अगर हम कंफर्म करें तो यहाँ से देखो अब ये क्या है, टावर है, तो एकदम स्ट्रेट खड़ा होगा, तो यानी कि ये कंप्लीट क्या है, 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ से। अब 90 है तो इसके सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ऐसे ही बिल्डिंग है तो बिल्कुल स्ट्रेट रही होगी, तो ये एंगल भी क्या होगा, अर्थ के साथ बिल्डिंग का 90 डिग्री का रहा होगा। यानी कि ये 90 डिग्री है तो ये इसके सामने वाली साइड क्या रही होगी, हाइपोटेनियस रही होगी, जाहिर सी बात है। तो ये क्या रही होगी, परपेंडिकुलर, और ऐसे ही ये भी क्या रही होगी, परपेंडिकुलर रही होगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग डाल लेते हैं, ABCD, ठीक है। अगर हमें एक पता लग जाए, यानी कि बेस का अगर हमें पता लग जाए, तो हम इजीली अपनी चीज़ों को बता पाएंगे, कर पाएंगे वहाँ से, ठीक है।
तो देखो हमें निकालना AD है, तो इसको लिख लेते हैं, टू फाइंड AD। क्या करना है, हमें AD को फाइंड करना है, जो कि क्या रहेगी अपनी हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब जो चीज़ें हमारे पास गिवन में है, क्या है गिवन में, BC हाइट ऑफ द टावर हमें दे रखी है, BC जो कि क्या है अपनी हाइट ऑफ टावर है। ये हमें कितनी दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है। अब देखो इसको निकालने के लिए बेसिकली हमें किसकी नीड रहेगी, B की रहेगी। क्यों, क्योंकि देखो हम लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो यहाँ से देखो ध्यान से थोड़ा सा कि हमें काम कहाँ पर करना है, परपेंडिकुलर पर करना है। अब परपेंडिकुलर कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है ना। तो वेट एक सेकंड, तो क्या है कि एक P यहाँ पर है, एक P यहाँ पर है, बट हम चलेंगे किसके साथ, प्रेफरेंस हम किसको देंगे, P/B को देंगे या फिर P/H को देंगे। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम थोड़ा सा लॉजिक लगा के अपना सोचेंगे। एक सेकंड का आप वहाँ पर आप ब्रेक लीजिए, सोचिए फिर कीजिए। देखो अगर हम लगाते हैं P और H का रिलेशन, क्या P और H का रिलेशन, तो यहाँ से अगर हम देखें जो ट्राइंगल अपनी ये बड़े वाली बन रही है, ABC वाली जो ट्राइंगल है, मान के चलिए हमने नेमिंग डाल दिया इसको 1 फॉर रफ। ABD जो ट्राइंगल इसका नाम डाल दिया हमने सेकंड ट्राइंगल। दो ट्राइंगल बन गई ना यहाँ पर। तो अगर P और H पे चलते हैं तो P की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर एंगल भी हमें पता फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर, इससे हम H निकाल पाएंगे। बट क्या ये H दोनों जगह पे सेम है, जो यह H है क्या ये यहाँ पर भी यही H है, नहीं है ना, अलग है, अलग से H है ना, दूसरा H है दूसरी ट्रायंगल के अंदर, यानी कि ये P/H लगाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, है ना। फिर हम P/B लगा के देखते हैं, क्या लगा के देखते हैं, P/B। तो यहाँ पर हमें P की वैल्यू का पता है, क्योंकि हम कहाँ पर चलते हैं जहाँ पर एक एंगल और P/B/H में से एक वैल्यू का हमें पता हो। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमें पता है, एंगल का भी पता है कि ये रहा 60 एंगल इस ट्रायंगल के अंदर, और एक वैल्यू P का भी हमें पता है 50 मीटर है यहाँ पर। तो वहाँ से हम B और H की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमने लगाया P/B, सोचा यहाँ पर कि P है और B यानी कि AB है। बट जिस ट्रायंगल के अंदर हमने काम करना है, AD को निकालना है, क्या वही चीज़ AB सेम नहीं है उसी ट्रायंगल के अंदर, दोनों जगह पर सेम है ना। यही AB ABC ट्रायंगल में है और यही AB ABD ट्रायंगल में है, यानी कि अगर हमने यहाँ से बेस वाला कॉन्सेप्ट लगा लिया तो हमें AB की कंफर्म वैल्यू मिल जाएगी, है ना, जो दोनों जगह पर सेम है। तो इसलिए हम कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, है ना। तो ये किसके लिए होता है, tan थीटा के लिए होता है, यानी कि एंगल क्या होगा, जो भी हमारे पास दे रखा होगा। तो tan थीटा को प्रेफरेंस देता है ये, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर राइट करेंगे। सो इन ट्रायंगल ABC, जो फर्स्ट ट्रायंगल जो हमारी बड़े वाली ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल ABC, इसके अंदर एंगल देखो क्या है 60। कंफ्यूज नहीं होना है कि 30 है, ये नहीं है, इस लाइन को फॉरगॉट करो अपना। और ये क्या है, सिर्फ इस ट्रायंगल के ऊपर ध्यान देंगे तो ये एंगल जो है 60 डिग्री वाला, ये इसके अंदर काउंट होता है ना। तो ये क्या हो गया हमारा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है अपना BC, बेस क्या है AB। अब चेक किया तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, राइट कर लिया। BC हमारे पास कितना है 50 है, और AB हम निकाल ही रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, √3AB इज इक्वल टू 50। बट हमें अकेला AB लेके आना, √3AB की नीड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, √3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। तो जो AB है वो हमारा कितना हो गया 50/√3, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको एलिमिनेट कर सकते हो,
मतलब √3 आ गया ना डिनोमिनेटर के अंदर, रूट तो हम रखते नहीं हैं। और अगर आप चाहो तो इसको नेक्स्ट जो लास्ट में फाइनल रिजल्ट आएगा आप वहाँ पर भी कर सकते हो, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। सो हम क्या करेंगे, यहीं पर कर लेते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई की √3 के साथ और मल्टीप्लाई की √3 के साथ, ठीक है। रैशनलाइजेशन ऐसे ही करते हैं। फिर क्या होगा कि 50 की मल्टीप्लाई √3 के साथ तो हो गया 50 √3, और √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ तो कितना हो गया 3, यानी कि ए भी कितना आ गया अपना 50 √3/3 मीटर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ से कितनी, 50 √3/3 मीटर, ठीक है। अब देखो बहुत ही इजी हो गया है। अब हमें बेस का पता लग गया ना, और पूछा क्या है हमसे, परपेंडिकुलर पूछा है। तो बेस और परपेंडिकुलर फिर से कहाँ पर हैं, 10 के साथ ही है। तो अब लगाएंगे हम कौन सी ट्रायंगल, जो रिक्वायरमेंट है जिसमें। सो इन ट्रायंगल ABD, ये छोटे वाली ट्रायंगल, अब उसको भूल जाओ, जो है सेकंड ट्रायंगल हमने लिखी थी ABD, यहाँ पर फोकस करो। तो यहाँ पर क्या होगा, अब एंगल क्या है हमारा, ये रहा 30। सो 10 30, क्योंकि P और B का रिलेशन है ना यहाँ पर भी, तो 10 के साथ ही जाएंगे। तो 10 30 क्या हो गया, P/B, P क्या है अपना AD बाय बेस यानी कि AB, ठीक है। अब 10 30 कितना होता है, √3 होता है, 1/√3 होता है, तो इसको लिख लिया हमने। AD हमने निकालना ही है, AB की वैल्यू कितनी है 50 √3/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि AD की नीड है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर है ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, क्योंकि AD अकेला लेके आना है ना, तो इसको उधर लेके चले जाएंगे। डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो AD अपना क्या हो गया 1/√3। अब 50 √3/3 AD के डिवाइड में है, जो जिसकी हमें नीड नहीं है, तो इधर है डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। सो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया है, कितना बच गया 50/3। इसको और थोड़ा सा ओपन करना चाहो आप यहाँ पर भी लेफ्ट कर सकते हो, आगे सोल्व आउट करना चाहो तो आगे भी कर सकते हैं। 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 2/3 मीटर। तो ये क्या आ गई AD, यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है अपनी 16 2/3 मीटर, जो कि अपना क्या था रिक्वायर्ड रिजल्ट था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। कि कोई भी एक रोड है, उसके अपोजिट साइड्स में दो एक जैसे पोल खड़े किए गए हैं। जो रोड है उसकी जो विड्थ है, यानी कि जो उसकी चौड़ाई है रोड की, वो कितनी है 80 मीटर वाइड है, यानी कि जो रोड की चौड़ाई है वो 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कोई भी एक पॉइंट दोनों पोल्स में के बीच में से कहीं पर भी रोड पे हमने डाल दिया एक पॉइंट। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कि उस पॉइंट से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, तो दूसरे पोल का 30 डिग्री बनने लग रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो हमें हाइट निकालनी है पोल्स की। अब दोनों सेम हाइट के हैं तो एक ही हाइट से अपना काम निकल जाएगा यहाँ पर। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल्स, जो हमने पॉइंट मार्क किया है एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए, उसके डिस्टेंस बतानी है दोनों पोल्स के साथ कि कितनी कितनी है वहाँ पर। तो इसके लिए रफ फिगर बना लेते हैं हम कि ये हमारा कोई भी एक रोड है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई हमने कितनी डाल दी है 80 मीटर वाइड है जो, ठीक है। अब इसके एक साइड यहाँ पर पोल खड़ा किया गया है, एक पोल यहाँ पर खड़ा किया गया, दोनों ही सेम हाइट के पोल हैं अपने, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि यहाँ से कोई भी ग्राउंड के ऊपर जो रोड था ना अपना, वहाँ पर कहीं पर भी हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया, मान के चलो हमने यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या बताना है कि दोनों ये जो पोल से कितनी डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, यहाँ से कितनी डिस्टेंस है और यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, और जो ये पोल है इसकी हाइट कितनी है ये हमें बताना है। और ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप की तरफ ही होता ऑब्वियसली, और बॉल भी रखा है इसने कि टॉप ऑफ द टावर है। तो यहाँ से हमने क्या किया
एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर किया पॉइंट से टॉप पे, एक पॉइंट से टॉप पे यहाँ पे किया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम किसी चीज़ के पास जाते जाते हैं तो वहाँ से एंगल बढ़ता जाता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि अपनी दीवार से ही अज्यूम करके चलते हैं हम, जैसे जैसे हम दीवार के पास जाते जाते हैं तो ऐसे टेढ़ा, मतलब गर्दन हम ज़्यादा उठाते हैं ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपना बढ़ता है, यानी कि जो एंगल रहेगा वो बड़ा होगा, जबकि दूर होगा उतना ही हमारा एंगल क्या होगा, छोटा बनेगा, कम बनेगा। तो ये हमने जैसे ऑब्जर्वेशन लगाई ना कि पॉइंट हमने क्या किया, मिड में तो है नहीं, थोड़ा सा इधर किया है, तो इधर किया है यानी कि इस पोल के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ से एंगल क्या जाएगा, बढ़ा जाएगा, और जहाँ से दूर है वहाँ पे एंगल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेमिंग डालते हैं, A B C D, और ये जो पॉइंट था इसका नाम डाल दिया हमने E, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ से कि हम क्या लिखते हैं फिर अपना PBP HHB, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ पर देखो हमने काम कहाँ पर करना है, पोल है तो सीधी सी बात है परपेंडिकुलर यही होंगे, है ना, और पोल है तो 90 डिग्री के एंगल पे भी रहे होंगे, तो इसके जस्ट सामने क्या होगा, अपना हाइपोटेनियस होगा। और ये जो बच गया रोड, ये किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एक तो P निकालना है, हाइट ऑफ द पोल, जो कि परपेंडिकुलर का काम करेगा, और हमें क्या निकालना है यहाँ से, ये जो पॉइंट है कितनी कितनी डिस्टेंस पर है। तो बेसिकली हमें परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर ही काम करना है, तो हम हाइपोटेनियस को बीच में अपना नहीं लेके आएंगे वहाँ से, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल पे लगाएंगे, दूसरा हम दूसरे ट्रायंगल पे लगाएंगे, बट लगाएंगे किसके साथ, रेफरेंस किसको देंगे। अब हाइपोटेनियस का तो काम ही नहीं है, तो दोनों जगह हाइपोटेनियस आ गया तो नहीं करेंगे काम, हम यहाँ पर करेंगे। ये किसको रेफरेंस देता है, tan थीटा को देता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो पहले हमने लगाया ADE ट्रायंगल पे, सो इन ट्रायंगल ADE जो ये है जिसमें 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ पे हमने लगाया क्या, अब 60 डिग्री एंगल है तो tan 60 ही लगेगा। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है AD और बेस क्या है AE, ठीक है। अब यहाँ से tan 60 कितना होता है, √3 होता है। अब यहाँ पर देखो, ना तो हमें AD की वैल्यू का पता है, ना ही हमें AE का पता है, क्योंकि हमें तो कंप्लीट पता है कि A भी 80 मीटर है, बट AE तो नहीं पता ना, 70 मीटर है, 60 मीटर है, 70 मीटर नहीं पता, तो इसको भी एज इट इज रखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ से AD की वैल्यू को हम एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो AD अपना कितना हो जाएगा, √3 AE, एक वैल्यू निकाल लेना यहाँ से, AE निकालो या फिर AD निकालो, ये आपकी चॉइस रहेगी, बट प्रेफरेंस देना आप AD को, क्योंकि दूसरी ट्रायंगल के अंदर हम BC लिखेंगे, और BC क्या है, AD के इक्वल है, क्या है ये, हाइट ऑफ द पोल्स, क्योंकि इसने पहली लाइन में ही बोल दिया था सेम हाइट के पोल हैं, है ना, तो AD और BC क्या है, सेम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, AD को रेफरेंस देंगे यहाँ पर, कि आप AD को साइड में रख लेंगे यहाँ पर। फिर हमने क्या किया, इन ट्रायंगल BEC, जो ये वाली ट्रायंगल है BEC ट्रायंगल के अंदर, उसके अंदर फिर से क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री लगेगा। सो tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, BC बाय BE, BC बाय BE। अब वहाँ से हमने क्या किया, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और इधर क्या है, BC बाय BE। फिर हम क्या करेंगे, BC को एक साइड पे रख देंगे, ठीक है। तो BC कितना हो गया अपना, BE बाय √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, है ना, है ना। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, एज AD इज इक्वल टू BC, है ना। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, हाइट ऑफ द पोल, जो कि सेम हमें दे रखी है, गिवन में है हमारे पास। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलेगा, देखो AD BC के इक्वल है,
तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि एक की जगह पे दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया AD इज इक्वल टू BE बाई √3, क्योंकि AD है वो BC के इक्वल है तो BC की जगह पे हमने क्या किया, AD को रिप्लेस कर दिया है। अब AD है क्या, AD क्या था अपना √3 AE, तो √3 AE इज इक्वल टू क्या हो गया अपना BE बाई √3। बट यहाँ से हम देखें कि ना तो हमारे पास AE की वैल्यू है ना ही BE की वैल्यू है, बट हमारे पास क्या है, हमारे पास AB है ना, एज AB इज इक्वल टू AE प्लस BE। अब यहाँ से आपकी चॉइस है, आप BE को रखो, AB को रखो एक साइड, या AE को रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो AB कितना है अपना 80 है, माइनस AE इज इक्वल टू क्या हो गया BE। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पर पुट अप करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देना इसको हमने क्या किया, पुट इन 3 के अंदर पुट करेंगे, तो AE को रिप्लेस करेंगे BE के साथ, तो हर जगह पे क्या बन जाएगा, BE में इक्वेशन आ जाएगी। तो BE की जगह पे क्या लिखेंगे 80 माइनस AE, तो ये है √3 AE एज इट इज। BE की जगह पे क्या गया 80 माइनस AE, डिवाइड में क्या है √3 है, तो √3 की मल्टीप्लाई हम इधर कर लेंगे, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3AE हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 80 माइनस AE, है ना, 80 माइनस AE। अब AE को एक साइड कर लेंगे क्योंकि एक ही नंबर आ गया ना AE, और इक्वेशन बन गई है तो इजीली सोल्व कर सकते हैं इनको। तो AE को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 3AE प्लस AE इज इक्वल टू 80, 3AE प्लस AE क्या हो गया 4AE, कितना हो गया 80 के इक्वल। तो AE अपना कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में है, उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 80 बाई 4 यानी कि 20। तो AE की वैल्यू कितनी हो गई है अपनी 20। अब AE 20 हो गया है तो BE अपना कितना बच गया, BE क्या था अपना 80 माइनस AE, है ना, 80 माइनस 20 हो जाएगा क्योंकि AE कितना है 20, तो ये हो गया 60। तो जो डिस्टेंस पूछी थी पॉइंट से दोनों पोल्स की वो तो हमें मिल गई है, कितनी 20 मीटर और 60 मीटर। अब हमारा क्या रहता है हाइट बताना पोल की, है ना तो AE की वैल्यू भी है BE की वैल्यू भी है, कहीं भी एक जगह पे पुट कर दो, या तो ये देखो यहाँ से है AD, हाइट यहाँ पर है फर्स्ट इक्वेशन में, या फिर सेकंड इक्वेशन में ये रही हाइट, BC का रिलेशन जो अपना है यहाँ पर कर लो। तो हमने क्या किया पुट किया है AE की वैल्यू फर्स्ट में पुट किया AE इज इक्वल टू 20 मीटर 20 इन फर्स्ट में पुट किया, तो AD क्या थी हाइट थी ना पोल की, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AD इज इक्वल टू AE की जगह पे क्या आ गया 20 और √3 है एज इट इज, तो ये हो गया 20 √3 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द पोल अपनी क्या है 20 √3 मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स क्या रहेगी 20 मीटर 60 मीटर। तो 80 मीटर था ना, तो 20 मीटर और 60 मीटर कि एक पोल से 20 मीटर की डिस्टेंस पे है और एक पोल से 60 मीटर की डिस्टेंस पे है, जिस पॉइंट को हमने मार्क किया था एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए। और जो पोल्स की हाइट हो कितनी है 20 √3, तो आप इसको एक नेक्स्ट लाइन में लिख देना कि हाइट ऑफ द पोल इज 20 √3 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स इज 20 मीटर एंड 60 मीटर। ठीक है, अभी यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है इसलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।